नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफार्म पे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ओबीजी का फर्स्ट यूनिट का। तो आज के इस लेक्चर में हमारे कुछ जो टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इससे पहले हमारे पहले लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो उसमें भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस लेक्चर में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको नोट्स इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर है हमारा, और इसमें जो टॉपिक कवर होने वाले हैं मैटरनल वाइटल स्टैटिक्स, यानी जिसमें आपका एमएमआर आ जाएगा, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, एनएनएमआर आ जाएगा, यानी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। और इसके बाद में आपका जो है आपका आ जाएगा पीएमआर आ जाएगा, फर्टिलिटी रेट आ जाएगा, स्टिल बर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस एक लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं। अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक को धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स होता क्या है। तो वाइटल स्टैटिक्स रिफ़र किया जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जिसमें हम लोग बर्थ को देखते हैं, डेथ को देखते हैं, मैरिज कितना हो रहा है, डिवोर्स कितना हो रहा है, इन सारे डाटा को एक साथ देखा जाता है। जिसमें आपका रिलेटेड होता है बर्थ से, डेथ से, मैरिज से, हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड ये डाटा होता है, जिसको वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। बर्थ जिसमें लाइव बर्थ हो या स्टिल बर्थ हो, दोनों चीज़ों को कवर किया जाता है, यानी लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ दोनों को इसमें कवर किया जाता है। चाहे बच्चे का जन्म जिंदा हो या बच्चे जो है मृत पैदा हो, दोनों चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। इसके बाद डेथ क्या होता है, इंक्लूडिंग इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ, ठीक, यानी आपका चाहे वो डेथ इन्फेंट का डेथ हो रहा हो या फिर मैटरनल डेथ हो रहा हो, दोनों चीज़ों को कवर किया जाता है। फीटल डेथ इसमें आता है, मैरिज भी इसी चीज़ में कवर होता है, डिवोर्स कवर होता है, एडॉप्टेशन कवर होता है, माइग्रेशन हो रहा है तो वो भी कवर होता है आपके वाइटल स्टैटिक्स में। अब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है उसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ों को देख लेते हैं कि पूरी दुनिया में वाइटल स्टैटिक्स का क्या हाल है और हमारे इंडिया में वाइटल स्टैटिक्स का क्या हाल है, जो करंट सिनेरियो है क्या है। तो बर्थ रेट जो है वर्ल्ड में कितना है, 19.95 है, और इंडिया में कितना है हमारा 20.97 है, यानी वर्ल्ड से ज़्यादा है, यानी अभी भी हमारा बर्थ रेट ज़्यादा है। डेथ रेट जो है वर्ल्ड में कितना है 8.12, और जो आपका इंडिया में हो 7.48 है। इसीलिए इंडिया की जनसंख्या देख रही है, जन्म दर वर्ल्ड से ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम है, तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी एमएमआर। देखिए वर्ल्ड में कितना है 251 है पर 1000 पे, और इंडिया में कितना है 212 है, तो यानी वर्ल्ड में ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इंडिया से। इसके बाद में आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसी तरीके से है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, और टोटल फर्टिलिटी रेट है। इन सारे चीज़ों के बारे में आगे एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आगे कवर होने वाले हैं। तो चलिए आगे एक एक करके एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले मैटरनल डेथ क्या होता है। तो इसका WHO के हिसाब से अगर हम डेफिनीशन को देखें कि मैटरनल डेथ होता क्या है, तो मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ वुमेन व्हिल प्रेग्नेंट, या तो प्रेग्नेंट होगी या विथिन 40 डेज आप प्रेगनेंसी तक का टर्मिनेशन, यानी प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन होगा उसके 42 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हो रही है तो आपका आ जाएगा मैटरनल डेथ में। जिसमें आपका क्या हो सकता है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका काज जो होना चाहिए वो आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कोई काज होना चाहिए, चाहे वो बच्चे के बर्थ के समय कोई दिक्कत हो या प्रेगनेंसी के कारण उसको कोई बीमारी हो रही है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो रही है, तो ये आपका आएगा मैटरनल डेथ में। लेकिन अगर उसकी मृत्यु जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, इंसिडेंट की वजह से हो रही है, तो आपका मैटरनल डेथ में नहीं आएगा। मतलब जो कारण होना चाहिए वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चे और माँ के से रिलेटेड ही होना चाहिए, तभी वो मैटरनल डेथ में गिना जाएगा। इसके बाद में आगे आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी एमएमआर क्या होता है, जो कि आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार अभी आपने कम्युनिटी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और आपने जो पीडिया अभी पढ़ रहे हैं उसमें भी पढ़ा होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो एक बार ज़रूर देखेंगे इसको। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है एक नंबर होता है जिसमें मैटरनल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और
2 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यही इसमें भी है, या तो प्रेगनेंसी की वजह से होगा, या तो फिर तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन जो है या तो चाइल्ड बर्थ की वजह से होगा, या तो प्रेगनेंसी की वजह से होगा, या तो 42 दिन के अंदर जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की उसके 42 दिन के अंदर अगर हो रहा तो इसको आपका माना जाएगा मैटरनल, यही होता है मैटरनल डेथ। और इस मैटरनल डेथ को अगर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में देखना है तो आपको यही चीज़ देखना है कि पर 1000 जो लाइव बर्थ हो रहा है उसमें कितने रह रहे हैं। आगे देखिए, इसको देखते हैं फार्मूले से। तो आपका जो फार्मूला है MMR का है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन ए ईयर, यानी एक साल में मैटरनल डेथ कितना हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितना हो रहा है सेम ईयर में, उसको अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका MMR आ जाएगा। ये फार्मूला भी आप लोग कई बार पिछले सालों में पढ़ चुके हैं। आप एक कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैटरनल डेथ किसी साल में 1 लाख है और आपका टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है तो एक कितना होगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसका जवाब जरूर दीजिएगा इस फार्मूले के हिसाब से, ठीक। तो ये कितना होगा इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, एक एक करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट तो डिफिनेशन लिखने को बिल्कुल नहीं आएगा तो इस पर शॉर्ट नोट्स आएगा, 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इट रिफ्लेक्ट रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ इन ए रिलेशन टू द चाइल्ड बर्थ, मतलब ये जो है रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को दर्शाता है, आपका मैटरनल डेथ को रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी मैटरनल डेथ होती है उसको दिखाता है। एक्सपोज करता है कि 1000 लाइव बर्थ में कितना डेथ हो रहा है और पब्लिक हेल्थ स्टेटस उस कंट्री की क्या है, इस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, ये चीज़ दिखाता है। ऐसे करने की ज़रूरत होती है अगर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा जा रही है तो। अब डिफरेंस क्या है, एक रेट होता है और एक आपका रेशियो होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन में अगर हो रही है, वो भी ऐसी वुमेन जिनका रिप्रोडक्टिव एज, यानी जो रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है 15 से आपका 45 से 49, कहीं कहीं पे आपको 45 एज मिलेगा, कहीं कहीं पे 49 मिलेगा। तो 15 से 49 साल या 15 से 45 साल की जो एज होती है फीमेल की वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। उसमें अगर 1000 वुमेन में जो आपका मैटरनल डेथ कितना हो रहा है ये आपका मैटरनल रेट होता है। और मैटरनल रेशियो जो होता है, मैटरनल डेथ रेशियो जो होता है 1 लाख में आपका लाइव बर्थ कितना हो रहा है, मोर कॉमन यूज टुडे बाय द WHO, यानी ये सबसे ज़्यादा WHO के द्वारा किया जाता है, यूज किया जाता है। तो 1 लाख में जितना लाइव बर्थ हो रहा है ये आपका रेशियो में आता है। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि रेट जो होता है मैटरनल डेथ अमंग ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी जो आपका मैटरनल रेट होता है वो पूरा जो रिप्रोडक्टिव एज यानी 15 से 45 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनका कितना, टोटल में कितने लोगों का मैटरनल डेथ हो रहा है इसको दिखाता है। टोटल यानी टोटल फीमेल्स में नहीं दिखाएगा, आपका जितना रिप्रोडक्टिव एज में जितने फीमेल्स हैं, यानी 15 साल से लेकर 49 साल के बीच में अगर 1 लाख फीमेल्स है तो उसमें कितना मैटरनल डेथ हो रहा है इसको दिखाता है। जबकि रेशियो क्या दिखाता है, मैटरनल डेथ एमंग वुमेन हु आर एक्चुअली गेव द बर्थ, या और इसमें होता है जैसे इसमें जो रेट होता है इसमें सभी रिप्रोडक्टिव एज में जितनी भी फीमेल है, चाहे उनका एक भी बच्चा हो या ना हो, इससे नहीं मतलब, लेकिन आपका जो रेशियो होता है इसमें एक्चुअली में उन्हीं फीमेल्स को ऐड किया जाता है जिनका कोई एक बच्चा होता है या मतलब एक बार भी वो प्रेग्नेंट हुई होती है तो उसका, और इसमें मेनली लाइव बर्थ कितने लोगों ने दिया है उसको ऐड किया जाता है, ठीक। इसके बाद में मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है, यानी मैटरनल डेथ एमंग द ऑल वुमेन रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 ईयर का हो गया, कहीं कहीं पे आपको 45 भी मिलेगा। और इसमें क्या होता है, सभी वुमेन को कंसीडर किया जाता है जो 45 से 49 साल के होते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे आपको क्या होगा, वुमेन जो किसी बच्चे को एक भी बार जन्म दी होंगी बस उनको ऐड किया जाता है। रेशियो में सिर्फ बच्चे को कोई किसी ने जन्म दिया उसको ऐड किया जाता है, लेकिन रेट में आपका 15 से 49 साल के सबको ऐड कर लिया जाता है। ये दोनों में मेनली अंतर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है इसमें एक टेबल के थ्रू समझते हैं। पहला है एस्पेक्ट, जिसमें आपका डेफिनीशन आ जाता है, फोकस किस किस चीज़ पे करना है। इसके बाद जो डायमीटर है उस पर देखते हैं। उसके बाद में आपका एक ही चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रेट है, ठीक, यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो है, इन दोनों का डेफिनीशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ों का अंतर है। इसके बाद आगे देखते हैं आपका
इसके बाद में आगे देखते हैं मेजर रिस्क फॉर द मैटरनल डेथ। ठीक, यानी आपका जो फोकस किस पे करता है, ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, ये आपका मेजर रिस्क जो है मैटरनल डेथ का डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, इसमें डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होता है, जबकि इसमें जनरल फीमेल पॉपुलेशन को जो है कंसीडर किया जाता है बर्डन ऑफ मैटरनल डेथ इन द जनरल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में कितना फीमेल पॉपुलेशन का बर्डन हो रहा है उसको फोकस करता है। इसमें वही चीज़ है, वुमेन का एज जो है 15 से 49 साल देखी जाती है। इसमें लाइव बर्थ को कंसीडर किया जाता है कि कितना लाइव बर्थ कितने फीमेल्स ने जो है बच्चे को जन्म दिया है, इसको देखा जाता है। सो पॉपुलेशन लेवल रिस्क ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी यूज किया जाता है इसको शो करने के लिए। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्क कितना है उसको शो करने के लिए इसको देखा जाता है। ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में का क्लासिफिकेशन क्या है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसके 3 क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और तीसरा आपका जो होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में है। पहला है डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और तीसरा है जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। मतलब क्या होता है, इंडिकेटर डेथ जो होता है एक ऐसा होता है। इसके बाद में इसमें आ जाता है आपका जो इनडायरेक्ट और एक आ जाता है डायरेक्ट। अब तीनों में अंतर क्या, अगर ये तीनों में अंतर को समझ गए तो आप समझ लीजिए आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्लासिफिकेशन अगर आप समझ गए तीनों तो बहुत आसान है और आराम से आप समझ भी जाएंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो क्लासिफिकेशन है इसमें पहला आता है डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डेथ। इसमें क्या होता है, डेथ ड्यू टू द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, लेबर एंड पोस्ट पार्टम पीरियड। यानी जो आपका डायरेक्ट है उसमें या तो लेबर की वजह से होगा या तो आपका बच्चे की जो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से होगा फीमेल के, या पोस्ट पार्टम पीरियड में जो आपका पोस्ट पार्टम पीरियड होता है उसकी वजह से आपका क्या होगा, डेथ होगा अगर मदर का, तो वो आ जाता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डेथ में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डेथ फ्रॉम द डिजीज मेड, जो कि आपका इसके कारण प्रेगनेंसी के कारण आपका कोई भी अगर डिजीज बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हार्ट डिजीज है, लेकिन पहले से डिजीज था दिक्कत नहीं था, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में जब ये चीज़ें बढ़ी, बीमारी बढ़ी और उसकी वजह से अगर डेथ हो जा रही है तो आपका क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डेथ में एक आ जाता है। यानी डायरेक्ट अगर पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, एक्लेंसिया हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर हो रहा है तो आपका क्या होगा, वो आ जाएगा डायरेक्ट में। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई और बीमारी है, जैसे आपको डायबिटीज है, एनीमिया है, HIV है, हार्ट डिजीज है, इसकी लेकिन ये बीमारी है, आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, आप एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ये बीमारी बढ़ी और उससे आपकी मृत्यु हो जा रही है, तो वो आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव इंडिकेटर जो आ जाता है इंसिडेंटल डेथ में, या इंसिडेंटल डेथ कह लीजिए या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कह लीजिए, जो कि आपका काउंट नहीं किया जाता है आपका MMR में, इसको MMR में काउंट नहीं किया जाता है। ये क्या होता है, एक्सीडेंटल या मतलब उससे रिलेटेड ही नहीं होता, जैसे एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें। किसमें, MMR के क्लासिफिकेशन हो। तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया और आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। 2-3 चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आ जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR। एक सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, पहले तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि इन्फेंट का पीरियड कितना होता है, यानी जो आप किसी बच्चे को इन्फेंट कह रहे हैं तो कितने से कितने एज का जो होगा उसको आप इन्फेंट कहेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन्फेंट आप किसी बच्चे को किस एज से किस एज तक कहेंगे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए इन्फेंट अंडर 1 ईयर। तो आपका ये जो एज कितना होता है, आपका 28 डेज से लेके आपके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया एज पर 100 लाइव बर्थ, यानी 1000 पर 1000 लाइव बर्थ, सॉरी पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 बच्चे का जिंदा बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से आपका
जो है निकाला जाता है IMR, यानी द नंबर ऑफ द डेथ, कितने बच्चों का जन्म डेथ हो रहा है इसको कहते हैं। यानी 1000 बच्चों ने जिंदा बच्चों ने जन्म लिया, यानी बच्चे ने जिंदा जन्म लिया, स्टिल बर्थ नहीं हुआ, उसके बाद कितने बच्चे इन्फेंट एज में मरे, इसको कैसे निकाला जाता है, आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से निकाला जाता है। अब इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी। क्लासिफिकेशन इसके दो तरीके के हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक। इसमें नियोनेटल एज इसलिए आता है, अभी बताते हैं। पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, इसमें आप जो 0 से लेकर 28 दिन तक का डेज है, जो कि हमारा नियोनेट में आता है, अर्ली और लेट दो तरीके का होता है, इसको भी इसमें ऐड किया जाता है केवल हमारा क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में, बाकी और कहीं इन्फेंट में नहीं ऐड किया जाता है। लेकिन अगर हमको रेट निकालना होता तो इसमें दोनों रेट निकाला जाता है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट और पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए केवल अगर जो है इन्फेंट का आपको निकालना है, तो पोस्ट का अगर आप निकाल लेंगे तो आपका इन्फेंट का हो गया। लेकिन हमको इसको टोटल यहाँ पे निकाला जाता है, दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 28 डेज, ठीक। यानी अगर बच्चे का जो डेथ है वो 28 दिन के अंदर हो जा रहा है, उसके जन्म के 28 दिन के अंदर हो जा रहा है, तो नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट हो गया। इसके बाद में आपका पोस्ट नियोनेटल में क्या होगा, 28 दिन के बाद और 1 साल से पहले अगर बच्चे का डेथ हो जा रहा तो आपका पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट आ गया। काज कोई भी हो सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉजेज जो होते हैं, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है, प्री मैच्योरिटी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, कंजेनाइटल एनॉमलीज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और 28 दिन के बाद जो सबसे कॉमन काज है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। तो दो चीज़ आपका था, एक था नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, एक था पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। एक्चुअली में अगर आपको पूछा जाए एक्चुअली में क्या है, तो पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो आपका आ जाता है इन्फेंट में, और आपका जो है इन नियोनेटल आपका नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट हो जाता है। दोनों अलग अलग भी आपको यहीं पे क्लियर हो गया, नियोनेटल भी आपका होगा, इन्फेंट भी होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फार्मूला क्या है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का। इन्फेंट मॉर्टेलिटी में नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर इन ए ईयर, एक साल में, यानी जिस भी, यानी अगर आप 2018 का निकालना चाह रहे हैं तो 2018 में कितने, एक साल के अंदर के कितने बच्चों की मृत्यु हुई और कितने बच्चों ने 2018 में जन्म लिया, जिंदा जन्म लिया। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, उसको 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे जो है इन्फेंट डाई इन ए ईयर एंड द ईयर वेयर 15,000, यानी 50,000 बच्चों ने लाइव जन्म लिया। तो 500 बच्चे मरे, 50,000 बच्चों ने जन्म लिया, तो उसको 1000 से अगर हम गुणा कर दिए तो हमारा आ गया रेट। इसके बाद में तो आपका 10 तो ये जो आया आपका 1000 में आ गया कि 1000 बच्चों में 10 बच्चे की मृत्यु हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं, सिंपल सा एकदम मैथ है। आज ओबीजी की क्लास में आपको सिंपल मैथ की क्लास लगेगी। इसके बाद कॉजेज ऑफ द इन्फेंट मॉर्टेलिटी, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है, कुछ कॉजेज में है जैसे प्री मैच्योरिटी हो सकती है, लो बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी का हो सकता है, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है जो कि पहले हो गया, हमने बात किया निमोनिया के, डायरिया के, कंजेनाइटल एनॉमलीज, ये सारी चीज़ों की पहले बात की। सोशियो इकोनॉमिक में हो सकता है, पोवर्टी हो सकती है, पोवर्टी एक काज हो सकती है, पुअर मैटरनल हेल्थ हो सकता है। इसके बाद में आपका हेल्थ केयर में जो है लापरवाही की जाए तो ये चीज़ आपका हो सकता है। इन्वायरमेंटल काज में आपका पुअर सैनिटेशन हो सकता है, अनसेफ वाटर हो सकता है, अनहाइजीन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप किया जाती हैं जो आपको कॉमनली अपने आसपास में दिखती भी हैं। ये सारे कारण, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट्स रिस्क फैक्टर। थोड़ा फास्ट इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है, सारी चीज़ें पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म करने के बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओबीजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो इसको कवर करने में टाइम लगेगा। तो ये सारे टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट थोड़े बहुत हैं, क्योंकि इसके 2 नंबर से क्वेश्चन, 5 नंबर से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए कवर किया जा रहा है। कोई भी टॉपिक इस चैनल पे आपको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैटरनल जो आपकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है या फिर आपका नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट है, दोनों का एज हो सकता है,
किसकी, मदर की। अगर मैटरनल फैक्टर में देखा जाए तो मदर की एज या तो 20 साल से कम हो सकती है या तो उसकी 35 साल से ज़्यादा हो सकती है। इन दोनों कंडीशन में हो सकता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, न्यूट्रिशन की दिक्कत हो सकती है, इसके बाद में आपका एंटीनेटल केयर में दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इन्फेक्शन को सही से प्रिवेंट नहीं किया गया, इन सारी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हमारा आ जाता है इन्फेंट फैक्टर। क्या हो सकता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं होगी, इसके बाद में केयर उसका सही से नहीं होगा और सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्यूनाइजेशन आपने सही टाइम पे टीका नहीं लगवाया, बर्थ के तुरंत बाद में 3 टीके लगते हैं, आपका BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, OP भी लगता है, इन तीनों को आपने नहीं लगवाया होगा। और भी जो टीके लगते हैं उसको सही से सही टाइम पे नहीं लगवाया होगा। इन्फेक्शन एक्सपोजर, अगर टीका सही से नहीं लगेगा तो बीमारी होने का कारण रहेगा। और साफ़ सफाई, अपने इन्वायरमेंट का साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, इन्फेक्शन का एक्सपोजर होगा। मदर साफ़ सुथरी नहीं रहेगी और उसका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें कारण में आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से डेथ होने, क्योंकि बच्चे में इन्फेक्शन जो है जल्दी ही अपना तीव्र रूप धारण कर लेता है। इसके बाद आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें आपका एजुकेशन की कमी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में इनकम, पैसे नहीं होंगे, अर्बन वर्सेस रूरल लिविंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। मतलब सोशियो इकोनॉमिक में तो आप लोगों को पता ही कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में आ जाता है ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिए। आपका 2024 का डाटा है, ग्लोबल में जो एवरेज है 27 डेथ होता है 1000 में, 1000 में 27 डेथ होता है, ठीक। यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी अगर इन्फेंट है तो आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है ग्लोबली 27 है। आपका इंडिया में कितना है, 26 है। यानी 2023 का जो स्टडी कहते हैं कि इंडिया में जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पूरे विश्व से कम है। इस बार डेवलप्ड कंट्री में जो है, जैसे कि आप जापान देख लीजिए, आइसलैंड देख लीजिए, फिनलैंड देख लीजिए, वहाँ से 3 से भी कम है। यानी 1000 बच्चे का अगर जन्म हो रहा तो उसमें से सिर्फ 1 साल के अंदर सिर्फ 3 बच्चे मर रहे हैं, उससे भी कम बच्चे मर रहे हैं। इंडिया में वही जो आंकड़ा है हमारा 26 का है, पूरे विश्व का अगर एवरेज देखा जाए तो 27 का आता है। तो ये चीज़ें हो गई। इस डाटा को अगर याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद में आ जाता है स्ट्रेटजी टू रिड्यूस IMR, यानी कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से जुगाड़ लगाए जा सकते हैं, अगर कौन कौन से आपके जो रणनीति है उसको अपनाई जा सकती है जिससे आप IMR को कम कर सकते हैं, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं और अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने जो है कंट्री को, अपने देश को। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सेफ मदरहुड प्रोग्राम, यानी सरकार को सबसे पहले सेफ मदरहुड प्रोग्राम, एंटीनेटल चेकअप्स हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई, इन सारी चीज़ों को पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था कि सरकार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। कई सारी योजनाएं पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं, जिससे फ्री में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, प्लस जो है कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं, जिससे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मदर जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है दोनों को कम किया जा सके। इसके बाद में आ जाता है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। जो न्यूबॉर्न की केयर में इसेंशियल चीज़ें हैं उसको भी ज़रूरी है, जैसे कि रिससिटेशन हो गया, वार्म हो गया, यानी उसको गर्म चीज़ को कपड़े पहनाना सही टाइम पे, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, जितना जल्दी हो सके आधे घंटे के अंदर मदर को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाना चाहिए, और 6 मंथ तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ तक इसको भी जरूरी है, यानी 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और बाहर का कुछ भी नहीं पिलाना है। इसके बाद में आ जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी जितने भी टीके हमारे लगते हैं बच्चे को लगातार 9 मंथ तक, 12 मंथ तक जो लगातार टीके लगते हैं, उसके बाद में 18 मंथ पे लगते हैं, जो भी टीके लगते हैं उस सारे टीकों को लगवाइए। और बच्चे के साथ साथ में जब मदर प्रेग्नेंट हो रही है तो हमारा DPT का, डिप्थीरिया टेटनस परट्यूसिस का टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है। तो इस टीकों को भी मदर जब प्रेग्नेंट हो रही है, जब उसको पता चल रहा है, अपने नज़दीकी CSC PSC जिला हॉस्पिटल में जाके जरूर लगवाएं। इसके बाद में हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, मदर और चाइल्ड को दोनों का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है एंटीनेटल चेकअप। अगर एंटीनेटल चेकअप आप करवाते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मदर की बॉडी में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की जो है ज़्यादा है, कौन सी बीमारी है, क्या नहीं, उस हिसाब से वो अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट करे, जिससे बच्चे का भी जो है डाइट अच्छा हो सके और उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो सके।
इसके बाद में आ जाता है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारी बीमारियों का कारण है आपका जो है जल है। गंदे पानी से हैजा होते हैं और कई सारी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पनपते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सैनिटेशन का खास ख्याल रखना है और सेफ ड्रिंकिंग तो ज़रूर यूज करना है। मतलब अब जो पानी है वो साफ़ सुथरा ही यूज करना है। अगर आपके पास आरओ वगैरह की सुविधा नहीं है तो पानी को उबाल के ही यूज कीजिए, ऐसे पानी को मत यूज कीजिए। इसके बाद में आ जाता है स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, सीएचसी है, पीएचसी है, इसको मजबूत करना। और अब धीरे धीरे आप लोग अपने आसपास में देख रहे होंगे कि हर सीएचसी पीएचसी पे डिलीवरी हो रही है, वो भी 24 घंटे 7 दिन हो रही है। तो ये चीज़ें स्ट्रेंथ की जा रही हैं, मजबूत की जा रही हैं, कई सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की जा रही हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसके बाद में आ जाता है नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, यानी अब आ गया नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 28 दिन से कम जो बच्चे होते हैं उनमें नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट देखा जाता है, उन्हें नियोनेट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं आपका, देखिए ये सब डिवीजन है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का। इसमें दो चीज़ें होते हैं, अर्ली नियोनेट और आपका एक लेट नियोनेट होता है। दो चीज़ें आपकी हो जाती हैं, अर्ली नियोनेट आ जाता है और लेट नियोनेट आ जाता है। दोनों चीज़ों को आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है फार्मूला नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट का है। तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 28 डेज ऑफ एज इन ए ईयर और नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000 कर देंगे, आ जाएगा। फार्मूले पर रखेंगे तो आ जाएगा, सिंपल सा मैथ का फार्मूला, इसमें कुछ जो है करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आ जाता है, आगे देखते हैं, दो चीज़ आ जाती है क्लासिफिकेशन में। इसमें आ जाता है अर्ली आ जाता है, लेट आ जाता है, जो कि हम लोगों ने बताया। अर्ली में जो होता है 0 से 7 दिन के अंदर कितने बच्चे की मृत्यु हो रही है, वो आ जाता है आपका अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक, अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट आ जाता है। और आपका लेट नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, 8 से लेकर 27 दिन तक कितने बच्चों की जो मृत्यु हो रही है, ये आपका आ जाता है लेट मॉर्टेलिटी रेट में आपका आ जाता है। इसके बाद में हमारा आगे आ जाता है मेजर कॉजेज ऑफ द नियोनेट मॉर्टेलिटी। तो मेजर कॉज जो होता है बर्थ रिलेटेड कॉज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमली हो सकते हैं, मैटरनल फैक्टर हो सकता है और डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हमारा जो आ जाता है मेजर कॉज में पहला आ जाता है बर्थ रिलेटेड कॉज है। बर्थ रिलेटेड कॉज में बर्थ मतलब बच्चे के जन्म के समय कुछ दिक्कतें, क्या दिक्कतें हो रही हैं, लो बर्थ बेबी पैदा हो रहा है, बर्थ एस्पेक्सिया हो जा रहा है, प्री मैच्योरिटी हो रही है, या फिर लो बर्थ वेट हो रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद में इन्फेक्शन, नियोनेटल सेप्सिस हो रहा है या न्यूमोनिया हो रहा है, टिटनेस हो रहा है, इसकी वजह से ये जो होता है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कंजेनाइटल, जैसे हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे डिजीज जो है आप लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, आपने पीडिया में पढ़ा होगा। ठीक, इसके अलावा आपने कोई डिजीज को इसमें से कहाँ पे पढ़ा होगा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा, तो इनको बताने की ज़रूरत है नहीं। मैटरनल फैक्टर में क्या जाता है, पुअर एंटीनेटल केयर होगा, जो कि आपने चेकअप नहीं करवाया, अपने 9 महीने के अंतर्गत जो भी 4 से 5 विजिट आपको कंपलसरी है 4 विजिट करना, उसको नहीं करवाया होगा। माल न्यूट्रिशन, मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, मदर माल न्यूट्रिश रह गई होगी, जिसकी वजह से बच्चा भी माल न्यूट्रिश रहेगा। अब मैटरनल इन्फेक्शन, मदर को कोई इन्फेक्शन रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें आप क्या आ जाते हैं। डिलीवरी में क्या आ जाता है, अनस्किल्ड डिलीवरी, यानी स्किल पे ध्यान नहीं दिया गया। कल हमने बात किया था स्किल बेस्ड डिलीवरी का, तो वो भी हो जाता है। लैक ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन, नियोनेटल के रिससिटेशन नहीं सही से हुआ, इसकी वजह से भी आपके कुछ डिजीज हो सकते हैं और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट हो सकता है आपका। डिटर्मिनेंट या रिस्क फैक्टर इसके क्या हो सकता है, मैटरनल एज आपका सब में रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर बच्चे की बात आती है, अगर माँ 20 साल से कम है या 35 साल से ज़्यादा की है, तो आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होने का, नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट होने का बहुत चांस है कि हो सकता है। मल्टीपल बर्थ, जैसे ट्विंस या ट्रिपल बेबी एक साथ जन्म हो रहा, तो इसमें भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन यानी मदर का न्यूट्रिशन ही सही नहीं है या फिर मदर को एनीमिया है, तो ये भी कारण होता है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ाता है, ये भी कारण होता है बच्चे की मृत्यु का। लैक ऑफ एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल केयर, अगर एंटीनेटल केयर अच्छा नहीं हो रहा, जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें सही से केयर नहीं हो रहा, इंट्रानेटल बर्थ के समय सही से केयर नहीं हो रहा है, पोस्ट नेटल में भी अगर सही से केयर नहीं हो रहा है, तो भी आपका जो चांसेज है बच्चे के
बच्चे को जो चीज़ें हैं नुकसान करेंगी, पोस्ट नेटल में इन्फेक्शन वगैरह और इंटीनेटल में नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा मदर को क्या बीमारी है, बच्चे को क्या क्या बीमारी है। इंट्रानेटल केयर में बर्थ सही से नहीं करवाया जा रहा है, स्किल ट्रेंड जो स्टाफ्स हैं वो बर्थ आप नहीं करवा रहे हैं बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें आपका काज करती हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट का। होम डिलीवरी विदाउट स्किल अटेंडेंस, तो आपका होम डिलीवरी अगर हो रहा, कोई स्किल्ड पर्सन वहाँ पे डिलीवरी नहीं कर रहा, तो इससे भी बच्चे की मृत्यु का कारण हो सकता है। लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी, ये तो जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। ग्लोबल इंडेक्स एंड स्टेटिक्स, मतलब ग्लोबल में और इंडिया में स्टेटस क्या है इसका, तो आपका आ जाता है ग्लोबल। अगर नियोनेट मोर्टेलिटी रेट 2023 के हिसाब से देखा जाए तो 17 बच्चों की डेथ होती है पर 1000 में। यानी अगर नियोनेट देखा जाए 0 से 28 दिन के बच्चों का, इसमें जो दुनिया में अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें से 17 बच्चे की मृत्यु हो रही है। लेकिन अगर यही आंकड़ा इंडिया में देखा जाए 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से, तो इसमें थोड़ा सा इंडिया के लिए दुखद बात है, क्योंकि इसमें 1000 बच्चों में 23 बच्चों की मृत्यु हो रही है, सॉरी 20 बच्चों की मृत्यु हो रही है। अगर जो है आपका 1000 लाइव बर्थ हो रहा है, 1000 बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से 20 बच्चों की मृत्यु 28 दिन के अंदर हो जा रही है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री जो है इसमें भी जापान आते हैं, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आता है, जिसमें ये आंकड़ा 2 से भी कम है। यानी अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो 28 दिन के अंदर सिर्फ 2 बच्चे या उससे भी कम बच्चों की मृत्यु यहाँ पे हो रही है। तो बेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं कंट्री, ये सारी कंट्रीज हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, जो होता है फॉर्म ए मेजर कंपोनेंट ऑफ IMR, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका एक मेजर कंपोनेंट ये है। आपको पता ही होगा 60 से 70% जो बच्चे होते हैं, इस आंकड़े के हिसाब से आपको क्या लग रहा है 60 से 70% का मतलब क्या है? मतलब जो 1 साल के अंदर बच्चे मर रहे हैं, 1 साल उनका एज नहीं कंप्लीट हो रहा, उसके अंदर अगर उनकी मृत्यु हो रही है, उसमें से अगर 100 बच्चों की मृत्यु हो रही है तो 60 बच्चे की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जा रही है। मतलब नियोनेट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है आपका इंडिया में भी और ग्लोबली भी। इसके बाद में सेंसिटिव जो इंडिकेटर होता है मैटरनल हेल्थ का, ऑब्स्टेट्रिक केयर का और न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज का। यानी अगर नियोनेट मोर्टेलिटी रेट आपका में दिक्कत हो रही है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की आपको प्रॉब्लम है, आपके कंट्री में ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये सीधा सीधा किस पे आपका उंगली उठाता है या किसको इंडिकेट करता है? आपके कंट्री की हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, कितनी ख़राब हैं। यानी अगर आपका नियोनेट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि उस कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम कितना ख़राब है, कितना घटिया है। तो यानी ये सारी चीज़ें सिंपल सा जो है सेंसिटिव इंडिकेटर है, यानी सीधा सीधा इंडिकेट करता है किस पे, मैटरनल हेल्थ पे कितना ध्यान दिया गया, ऑब्स्टेट्रिक केयर कितनी अच्छी की गई है, न्यूबॉर्न केयर कितनी अच्छी की गई है। तो ये अच्छी कहाँ पे होगी आपको? अगर हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। और हेल्थ केयर सर्विसेज कहाँ पे अच्छी मिलेंगी? जब आपके कंट्री का जो है हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, CSC अच्छा होगा, PSC अच्छा होगा, और आपकी स्किल्ड ट्रेंड पर्सन्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, तभी ये सारी सुविधाएं आपको मिल पाएंगे। इसके बाद में आ जाता है हेल्प असिस्ट इफेक्टिवनेस और ऑफ प्रोग्राम लाइक जैसे जननी सुरक्षा योजना हुआ, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हुआ, कंगारू मदर केयर हुआ, न्यूबॉर्न रिससिटेशन हुआ। अगर इन सारे प्रोग्राम को, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, कंगारू मदर केयर हो, या फिर जो है न्यूबॉर्न रिससिटेशन हो गया हो, या फिर फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो, अगर ये सारे प्रोग्राम अच्छे से चलेंगे तो इससे जो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ या फिर न्यूबॉर्न जो मोर्टेलिटी रेट है, ये दोनों में कमी आएगी और इससे आपका हेल्थ केयर सिस्टम भी सुधरेगा। इसके बाद आ जाता है इंटरवेंशन टू रिड्यूस NMR, यानी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें इंटरवेंशन क्या क्या चीज़ों का करें जिससे कि ये जो है कम हो, रिड्यूस हो, घटे, इसकी संख्या कम हो। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है एंटीनेटल केयर, यानी एंटीनेटल केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब भी आपको पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, यानी कोई भी मदर अगर उसको पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, वो पहली विजिट में जाके अपना जो है किसी भी डॉक्टर, चाहे वो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए, जिसमें आपको 2 टीके लगते हैं। आपका डिप्थीरिया, टिटनस, परट्यूसिस का लगता है और दूसरा आपका
हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का लगता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर इन्फ्लुएंजा का आपका टीका लगवा लिए तो आपके बच्चे को कई सारी बीमारियां नहीं होंगी, जैसे निमोनिया हुआ या और भी जो लंग्स से रिलेटेड आपकी बीमारियां हो नहीं होंगी। आपके बच्चे को कई सारी खांसी नहीं आएंगी, जैसे कि आपका गांव में जो बोलते हैं कुकुर खांसी हुआ, काली खांसी हुआ, तो जो आप टिटनस का जो वैक्सीन लगवाएंगे उसमें 3 दवाइयाँ होती हैं, तीनों से हो जाएगा। टिटनस, काली खांसी और कुकुर खांसी, तीनों के लिए आपका ये होता है टिटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, तीनों बीमारियों के लिए लगता है। तो इसमें 2 डोज लगते हैं। आपका जो पहला डीपीटी का डोज लगता है जब आप पहली बार जाएंगे, प्रेग्नेंट होने के बाद में कोई भी मदर अगर पहली बार जाएगी तो फर्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तब लगेगा, ठीक, फर्स्ट डोज तब लगेगा। उसके 28 दिन के बाद इसका सेकंड डोज लगेगा। लेकिन अगर 3 साल के अंदर आपका ये दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, 3 साल के अंदर है, तो इसका सिर्फ 1 डोज लगेगा, 2 डोज नहीं लगेंगे। इसके अलावा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का 9 महीने में कभी भी आप लगवा सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कहीं भी किसी का कोविड-19 का कोई दिक्कत है या कोई केसेज है या आपको लगता है आपको खुद है, तो उसका भी जो वैक्सीन है 1 डोज ही लगेगा, उसको आप 9 महीने में कभी भी लगवा सकते हैं। इतने वैक्सीन एक मदर को जरूर लगवाने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आसपास देखिए तो उनको जरूर सलाह दीजिए कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जिससे बच्चे के इम्यूनिटी भी सही होगी और मदर को भी कोई इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी नहीं होगा। इसके बाद में आ जाता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में जो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मदर के जो न्यूट्रिशन है उसको ध्यान रखना है, मदर की वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, उसको आयरन एंड फोलिक एसिड हुआ, टिटनस का वैक्सीन हुआ, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, अगर एंटीनेटल केयर हो गया उसके बाद इंट्रानेटल में क्या आ जाता है कि जो बर्थ है, जो बच्चे का जन्म हो रहा हो, स्किल पर्सन के द्वारा हो, अच्छे से हो, सही तरीके से हो, जो सही एक तरीका होता है उसके द्वारा किया जाए। इसके बाद में आ जाता है इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। जो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर देना, चाहे वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसके बाद क्लीन कॉर्ड केयर हो, या फिर आपका जो है वार्म जो है गर्म जगह पे रखना हो बच्चे को, ये सारी चीज़ें इमीडिएट की जानी चाहिए, जल्दी से की जानी चाहिए। नियोनेटल रिससिटेशन अगर ज़रूरत है उसको भी किया जाना चाहिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हैंड हाइजीन और एंटीबायोटिक, इन सब का सही से जो है अप्लाई होना चाहिए। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा लो बर्थ का है, यानी अगर उसका वेट जो है लो बर्थ में वो आ रहा है, 4 किलो से कम है, अगर 2.5 किलो से कम है, तो आपको क्या करना है, कंगारू मदर केयर KMC प्रोवाइड करना है। KMC में क्या होता है, कंगारू मदर केयर में जो होता है, आपको हॉस्पिटल में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा माँ को बच्चे को अपने सीने से लगा के, यानी अपनी छाती से लगा के रखना होता है। मिनिमम 24 घंटे में जितना आप रख पाएँ, 4 घंटे 5 घंटे, उतना ही सही होता है लो बर्थ बेबी के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को घटाने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी PMR क्या होता है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो होता है एक नंबर होता है जिसमें लेट फीटल डेथ, यानी जो आपका स्टिल बर्थ होता है, एंड अर्ली नियोनेटल डेथ विद इन द फर्स्ट 7 कंप्लीट डेज ऑफ लाइफ, उसको अगर 1000 में देखेंगे कि 1000 में कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो आपका पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। एक क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल, यानी ये भी वही चीज़ है कि एंटीनेटल केयर की क्वालिटी कैसी है आपके कंट्री की, आपके जो है हेल्थ केयर सिस्टम की, या फिर इंट्रानेटल की क्या दिक्कत है, या फिर इमीडिएट पोस्ट नेटल केयर कैसा है आपके कंट्री का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये डेथ रेट इसको इंडिकेट करता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। अब इसका फार्मूला क्या है, लेट फीटल डेथ, यानी लेट फीटल डेथ का क्या मतलब होता है, 28 वीक या उससे ज़्यादा गेस्टेशन एज, यानी जो आपका बच्चा है जो गर्भ में है वो 28 हफ्ते या उससे ज़्यादा का हो गया है, उसकी डेथ हो गई उसके बाद में, या फिर बच्चे के जन्म के 7 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी अगर बच्चे का गर्भ में मृत्यु हो रही है लेकिन 28 हफ्ते के बाद में हो रही है, या फिर आपका अर्ली नियोनेटल डेथ हो रहा, 7 दिन के पहले हो रहा, बच्चे के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, और टोटल बर्थ कितना हो रहा है, चाहे वो बच्चा मृत पैदा हो रहा है या लाइव बर्थ हो रहा है, एक टाइम पीरियड में, यानी मान लीजिए आपको 2018 का निकालना है PMR, 2018 का आपका PMR निकालना है, तो उस पूरे साल में लेट फीटल डेथ कितना हुआ,
मान लीजिए जो आपका लेट फीटल डेथ, मतलब लेट फीटल डेथ में क्या आपका आ जाता है, जो 28 हफ्ते के बाद में, मान लीजिए 28 हफ्ते के बाद में बच्चे का जो स्टिल बर्थ हुआ है वो 30 हो गया, ठीक, और अर्ली नियोनेटल में कितना हो गया, 20 हो गया। और टोटल उस साल 2018 में कितना बर्थ हुआ, चाहे वो स्टिल बर्थ हो या क्या हो, लाइव बर्थ हो, वो क्या हो गया, 5000 हो गया। तो उसको फार्मूले में रख के निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है। ये चीज़ें हैं, बस इसमें ये याद रखना है कि लेट फीटल डेथ में जो है आपका दोनों चीज़ आता है। आपका अगर बच्चा गर्भ में मृत हो रही है लेकिन 28 हफ्ते के बाद हो रही है तो भी चीज़ आ जाएगी, या 7 दिन के अंदर हो रहा है तो भी आ जाएगा। दोनों चीज़ों को ऐड करके तब निकालना, बस इतना चीज़ों का इस फार्मूले में ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा आ जाता है कंपोनेंट ऑफ पीएमआर। इसमें दो चीज़ें आते हैं, लेट फीटल मोर्टिलिटी रेट जो हमने पहले देखा, अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो इसमें जो गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो रही है 28 हफ्ते के बाद में, वो लेट फीटल मोर्टिलिटी रेट आ जाता है। इसके बाद में अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट जो होता है, ये अगर 7 दिन के अंदर, बच्चे के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर अगर हो रहा है तो इसको लेट फीटल मोर्टिलिटी अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। अब इसमें पीएमआर वही चीज़ है, पहले भी फार्मूला हम लोग देख चुके हैं कि स्टिल बर्थ को और अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को जोड़ के उसके बाद टोटल कितना बर्थ हुआ था उसको उससे भाग दे देंगे। अब काज ऑफ पेरीनेटल मोर्टिलिटी, अब पेरीनेटल मोर्टिलिटी जो है उसके कारण क्या क्या है, तो कारण में सबसे पहला आ जाता है नियोनेटल फैक्टर्स। इसको सेप्सिस हो सकता है, यानी जो बच्चा है उसको सेप्सिस हो सकता है, नियोनेटल फैक्टर में आ जाता है। प्री मेच्योरिटी हो सकती है, प्री मेच्योरिटी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लो बर्थ हो सकता है बच्चे का, लो बर्थ वेट हो सकता है। इसके बाद मैटरनल फैक्टर में क्या आ जाता है, माँ को हाइपरटेंशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो, आपको प्लानिंग करनी हो बेबी की, तो उससे पहले आप फुल बॉडी चेकअप एक बार ज़रूर करवा लीजिए। इसके बाद में पुअर न्यूट्रिशन हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर में क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, या प्री इक्लैम्सिया हो गया, या इक्लैम्सिया हो गया, प्री इक्लैम्सिया हो गया या इक्लैम्सिया हो गया, ये दोनों चीज़ हो गया। इसके बाद में आ गया डिलीवरी रिलेटेड फैक्टर, यानी बर्थ एस्पेक्सिया हो गया, अनस्किल्ड डिलीवरी हो गई। तो ये सारे कॉजेज जो होते हैं आपके आ जाते हैं। फीटल फैक्टर में क्या आ जाता है, प्री मेच्योरिटी आ जाती है, या आपका और भी कोई चीज़ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ सही से नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ये सारे कारण आपके आ जाते हैं पीएमआर के। इसके बाद में आपका आ जाता है सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, तो पीएमआर इज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ, किस किस चीज़ के लिए ये सेंसिटिव इंडिकेटर का वर्क करता है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर, यानी एंटीनेटल केयर की क्वालिटी जो है ये दर्शाती है, यानी आपका प्रीमेच्योर जो आपका होता है पीएमआर, ये आपका एंटीनेटल केयर कितना अच्छा दिया गया है, कितना बढ़िया दिया गया है, आपके हॉस्पिटल की एंटीनेटल केयर की क्वालिटी कैसी है, ये आपका कौन दर्शाता है, आपका पीएमआर दर्शाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस पर क्वालिटी ऑफ इंट्रानेटल केयर, और एक चीज़ और आपका दर्शाता है इंट्रानेटल केयर आपके हॉस्पिटल का कैसा है या आपके कंट्री का कैसा है, ये चीज़ आपको दर्शाता है। इस पर क्वालिटी ऑफ अर्ली नियोनेटल केयर, यानी अर्ली नियोनेटल केयर, तीनों चीज़ इसमें आ जाती है ना। पहला तो आ जाता है एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, और आपका लास्ट आ जाता है आपका नियोनेटल केयर। इन तीनों चीज़ की क्वालिटी कैसी है, इन तीनों चीज़ में आपके कंट्री की हालत कैसी है, ये आपका पीएमआर दर्शाता है। यूज ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपेयर किया ही जाएगा कि इस कंट्री का कितना है, उस कंट्री का कितना है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ग्लोबल एंड इंडिया कॉन्टेक्स्ट, यानी ग्लोबल में क्या है पीएमआर की हालत और इंडिया में क्या है। तो इस मामले में इंडिया थोड़ा बेटर है, क्योंकि ग्लोबली जो है पीएमआर की हालत देखिए, 1000 अगर टोटल बर्थ हो रहा है तो उसमें से 36 पीएमआर के केसेज आते हैं, लेकिन इंडिया में यही केसेज 23 आते हैं। डेवलप्ड कंट्री में जापान देखिए हर जगह पे आगे है, यूके, यूएसए, यहाँ पे आपका कितना है, 6 से भी कम है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में इस मामले में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह पे आपको देखने को मिला होगा 2-3, यहाँ पे 6 था। अब आ जाता है इंटरवेंशन टू रिड्यूस पीएमआर, यानी पीएमआर को रिड्यूस करने के लिए इंटरवेंशन क्या क्या किया जाना चाहिए। वही है, एंटीनेटल केयर अच्छा होना चाहिए, इंट्रानेटल केयर अच्छा होना चाहिए, और नियोनेटल केयर अच्छा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छी कर लेंगे तो आपका पीएमआर अच्छा हो जाएगा। पीएमआर जो है उसका जो नंबर है वो घटता चला जाएगा।
तो एंटीनेटल केयर में क्या हो जाता है, वही चीज़ है कि आपको 9 महीने के अंदर स्क्रीनिंग करवानी है, वैक्सीनेशन करवाना, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इस बार स्किल जो है ऑब्स्टेट्रिक केयर होनी चाहिए, सही से बर्थ होना चाहिए, स्किल पर्सन होना चाहिए, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, सारी चीज़ों की इमरजेंसी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, नियोनेटल केयर अच्छा होना चाहिए, रिसेसिटेशन अच्छा होना चाहिए, वही सारी चीज़ें। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जैसे NCU या INCU NICU, ये सारी चीज़ों का जो है सही से उपलब्धता होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आ जाता है फर्टिलिटी रेट। इसमें कई सारे छोटे छोटे आपको फार्मूले मिलेंगे फर्टिलिटी रेट में। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जिसको बता देंगे, बाकी अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। फर्टिलिटी रेट होता क्या है? फर्टिलिटी रेट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अक्योरिंग इन ए पॉपुलेशन। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स। यानी ये आपके जो कंट्री है उसके पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स को दिखाता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कैसा होता है उसको समझने में हेल्प करता है, और ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ अक्योरिंग इन ए पॉपुलेशन में, यानी नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं इसको देखता था। अब इसको एक एक करके देखते हैं। टाइप इसके कई सारे हैं। पहला है आपका क्रूड बर्थ रेट CBR। CBR जो क्रूड बर्थ रेट है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर 1000 मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1000 में, पर 1000 में कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसको अगर हम लोग मिड ईयर पॉपुलेशन है, मिड ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा CBR है, यानी लाइव बर्थ इन ईयर। एक साल में कितने बच्चे का जन्म जो है, जिंदा बच्चों का जन्म हुआ, और उस ईयर की मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, यानी मिड ईयर में आपका 1 जुलाई को पॉपुलेशन कितना था, और आपका उसको 1000 से अगर गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा CBR। एग्जाम्पल के लिए 20,000 बर्थ अगर हुआ पॉपुलेशन में, 1 लाख के पॉपुलेशन में, तो आपका CBR कितना होगा 20/1000। इसके बाद लिमिटेशन इंक्लूड इंटायर पॉपुलेशन नॉट जस्ट वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसकी लिमिटेशन यही है कि इसमें पूरे इंटायर पॉपुलेशन को ऐड कर लिया गया है, केवल रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स को नहीं ऐड किया गया है। तो इसमें मतलब उनको केवल उन्हीं को नहीं, सबको ऐड कर लिया गया है, इसकी ये दिक्कत है। इसके बाद में जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? जनरल फर्टिलिटी रेट में नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर, यानी लाइव बर्थ कितना हुआ एक साल में। जैसे मान लीजिए आपको 2017 का निकालना है, तो 2017 में कितना बर्थ हुआ, और उस ईयर मिड ईयर जो वुमेन थी उनका पॉपुलेशन कितना था। लेकिन सभी वुमेन को नहीं लेना, सिर्फ 15 से 49 साल की वुमेन को लेना है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उन्हीं का बस पॉपुलेशन चाहिए। किसके लिए? जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए। और इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका जनरल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा, GFR आ जाएगा। लाइव बर्थ इन ए ईयर, यानी एक साल में कितना जन्म हुआ बच्चे का, साथ ही साथ मिड ईयर में, उस साल में, उस मिड ईयर में, यानी 1 जुलाई को आपका जो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल थी, रिप्रोडक्टिव एज वाली जो फीमेल थी उनका आपका कितने नंबर थे उनका, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये बेटर इंडिकेटर है CBR से बेटर इंडिकेटर है, जो कि आपका वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, जो कि चाइल्ड बेयर कर सकती हैं, उसको दिखाता, मतलब उनको ऐड करता है, तो ये बेटर होता है CBR से। अगर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, मतलब अगर आपको फर्टिलिटी रेट निकालना है लेकिन सिर्फ 18 साल की महिलाओं का निकालना है, या 30 साल की सिर्फ महिलाओं के, जो कि इस कंट्री में, इंडिया में मान लीजिए सिर्फ 30 साल की उम्र के, मतलब 2025 में जो 30 साल के हैं, सिर्फ 30 साल के, ना 29 वालों का ना 31 वालों का निकालना है, तो उसके लिए बेटर होता है। या एक जो है बीच के गैप का निकालना है तो उसके लिए भी। तो लाइव बर्थ टू द वुमेन एज ग्रुप, यानी कौन सा एज ग्रुप है उसमें कितने संख्या, यानी 18 साल के हैं तो कितने संख्या, और नंबर ऑफ वुमेन दैट एज ग्रुप। ठीक, यानी इस एज में लाइव बर्थ कितने वुमेन ने दिया, उनका लाइव बर्थ बच्चों का, कितने बच्चों को जिंदा जन्म दिया उनकी संख्या कितनी है, और नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप। ठीक, ये हो गया।
जैसे मान लीजिए बर्थ एमंग वुमेन एज 20 से 24 ईयर का आपका निकालना है, ठीक। इसमें दोनों चीज़ हो सकता है, अगर आप चाहें तो 1 साल के भी निकाल सकते हैं, अगर एक ग्रुप का भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको एक एज ग्रुप का चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इसमें आपका एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एक वुमेन कितना जन्म दे रही है उसको देखा जाता है। देखिए ये एक्सप्रेस करता है कि एवरेज चिल्ड्रेन पर वुमेन, यानी नॉट पर 100, यानी इसमें 1000 नहीं देखा जाता है। बस यही एक फार्मूला है जिसमें 1000 1000 नहीं देखा जाता है। इसमें एक महिला कितने बच्चों को एवरेज जन्म दे रही है किसी देश का, अगर उसको निकालना हो तो एज फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पहले निकालिए, उसको लेंथ ऑफ द एज इंटरवल, एज इंटरवल कितना है इसको देखेंगे तो हो जाएगा। ग्लोबल बेंचमार्क कितना है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 है चिल्ड्रेन का पर वुमेन, यानी अगर पूरा ग्लोबली देखा जाए तो एक महिला औसतन 2.1 बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद में आता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, यानी जो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है एक एवरेज नंबर होता है ऑफ डाटर का, यानी एक महिला कितने फीमेल बच्चों को जन्म दे रही है ये इसको दर्शाता है। इन्हें सिंपल वर्ड अगर इसको देखा जाए TFR और GRR, यानी अगर TFR में आपको देखना हो तो काउंट किया जाता है सभी चिल्ड्रन को, ठीक। यानी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में हम क्या काउंट करते हैं, सभी, चाहे वो बॉयज हो चाहे आपके गर्ल्स हो, दोनों को किया जाता है। लेकिन ग्रॉस रिप्रोडक्टिव एज में केवल आपको फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं इसको देखा जाता है। इसके बाद में आपका फार्मूला अगर आ जाता है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का, तो TFR को पहले लगाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल बर्थ कितना हुआ, टोटल बर्थ कितना हुआ। GRR क्या है, यानी ग्रॉस वही चीज़ है आपका, फिर से यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ, इसको यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करने में कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलिटी रेट, यानी फर्टिलिटी रेट जो है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपका हेल्प इन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग यूज इन फैमिली वेलफेयर, ठीक। यानी पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन में और प्लानिंग में कि कितना पॉपुलेशन है, क्या कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक। जैसे कि कोई भी अगर शहर को डेवलप करना है तो देखा जाता है कि आगे के 50 साल की जनसंख्या को लेके चल रहा है, तो यहीं से फर्टिलिटी रेट निकाल के ही कि अगर इस स्टेट का, इस जगह का फर्टिलिटी रेट इतना है तो आगे जनसंख्या कितना होगा, किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है, इसी चीज़ को देख के आगे की प्लानिंग की जाती है, प्रोजेक्शन किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन का। इसके बाद में आ जाता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, किसी को चलाना है तो उसमें हो जाता है। इंडिकेटर ऑफ वुमेन्स हेल्थ, इसके बाद एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट, इंडिकेटर होता है ये वुमेन्स का हेल्थ का, एजुकेशन का, एम्पावरमेंट का। इस बार गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनानी है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है आपका। इस बार करंट सिनेरियो में क्या आ जाता है 2023-24 में, ग्लोबल में 2.3 है, यानी पूरी दुनिया में 2.3 आपका जो है फर्टिलिटी रेट है। इंडिया में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, यानी ये क्या है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से बिलो है, क्योंकि 2.1 होता है तो रिप्लेसमेंट लेवल उसको माना जाता है। शोइंग पॉपुलेशन स्टेबलाइज, यानी इस क्या शो कर रहा है, आपका पॉपुलेशन जो इंडिया का है इस समय स्टेबल हो गया है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है 1.3 या 1.6, यानी लो फर्टिलिटी रेट है, यानी वहाँ की जनसंख्या घटती जा रही है। अगर ये आपका 2.1 से कम है तो मतलब आपका अगर 2 है तो ये स्टेबल है, 2 से कम है तो आपका घट रहा है, 2 से ज़्यादा है तो बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्री में होगा सब सहारन अफ्रीका में अभी भी हाई है, 4 से 5, एक महिला औसतन 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है सहारा अफ्रीका रीजन में। इन शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि CBR, GFR, ASF यानी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट और जो होता है आपका नेट रेट जो होता है फर्टिलिटी रेट होता है वो क्या है। तो आपका CBR यानी क्रूड बर्थ रेट में आपका क्या आ जाता है, इसमें बर्थ पर 100 पॉपुलेशन में कितना हो रहा है। GFR में आपका क्या आ जाता है, बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन वुमेन कितना हो रहा है, यानी वुमेन्स
15 से 49 जो साल की होती हैं बस उनको ऐड किया जाता है। एज स्पेसिफिक में किसी एज का देखना हो तो उसके लिए आपका होता है। इसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट में एवरेज कितना चिल्ड्रेन पर वुमेन बर्थ हो रहा है ये देखा जाता है। और डॉटर पर वुमेन कितना जो एक महिला है कितनी फीमेल को जन्म दे रही है ये आपका GRR और आपका किस में देखा जाता है, NRR में देखा जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट, यानी 5 साल के अंदर कितने बच्चे हैं उनका मॉर्टिलिटी रेट क्या है इसको देखा जाता है। तो इट इज़ द एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन एज अंडर 5 ईयर एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर 100 लाइव बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 में कितने 1000 बच्चों में कितने बच्चों का जो है जन्म हो रहा मृत्यु हो रही है 5 साल के अंदर, इसको इसमें देखा जाता है। तो अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट जो है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज इन ए ईयर, ठीक, यानी नंबर ऑफ कितने जो स्टूडेंट है जो बच्चे हैं 5 साल के अंदर उनका नंबर कितना है और टोटल बर्थ कितना हुआ था, लाइव बर्थ कितना हुआ था उस साल में, इसको देखा जाता है। यानी 5 साल के अंदर मान लीजिए अगर 1000 बच्चे हैं और जन्म जो हुआ था वो कितने का हुआ था, 20,000 का हुआ था। तो यही सारी चीज़ें इसको रख के फार्मूले में निकाल लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है क्या, डिफाइन किया जाता है नंबर जो कि आपका नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर, यानी लाइव बर्थ एक ईयर में कितना हो रहा है, और एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन, और उस साल के मिड में पॉपुलेशन कितना है इसको बर्थ रेट से, यानी अगर आपको बर्थ रेट किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, किसी ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको कितना लाइव बर्थ हुआ है उस ईयर में और उस साल के मिड ईयर में कितना आपका पॉपुलेशन था, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इसके बाद में डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट इज डिफाइंड एट द नंबर ऑफ, वही है आपका डेथ रेट कि आपका नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक, उसमें 1000 का गुणा कर देंगे, उसके बाद एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाएगा, मिड ईयर पॉपुलेशन रख देंगे, आपका आ जाएगा। और बर्थ रेट में भी यहाँ पे एक चीज़ जो है मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 1000 आपका रहेगा। इसके बाद में आ जाता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको ये नोट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारे रील्स, छोटे छोटे वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव मिलते रहते हैं। स्टिल बर्थ क्या होता है? ए स्टिल बर्थ इज ए बर्थ ऑफ ए बेबी विथ नो साइन ऑफ लाइफ, ठीक, यानी एक ऐसे बच्चे का जन्म हो रहा है जिसमें जो जिंदा रहने का कोई साइन ही नहीं है, यानी वो मर चुका है। नो ब्रीथिंग, हार्ट बीट, अम्बलाइकल कॉर्ड पल्सेशन, यानी पल्स उसका अम्बलाइकल कॉर्ड से भी नहीं मिल रहा और कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो वो आफ्टर एक सिजेरियन जो होता है, सिजेरियन या सर्टेन गेस्टेशनल एज, यानी आपका किसी भी गेस्टेशनल एज में हो सकता है। तो ये आपका स्टिल बर्थ जो होता है इसमें बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है, सिंपल सी यही चीज़ है। वो WHO की डिफिनेशन क्या है? स्टिल बर्थ इज ए द डेथ ऑफ ए फीटस एट ए आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी अगर जो बच्चे की मृत्यु हो रही है वो 28 हफ्ते के बाद हो रही है, यानी पेट में बच्चा 28 हफ्ते का हो गया उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो WHO के अकॉर्डिंग उसको स्टिल बर्थ माना जाएगा। इसके बाद में सम कंट्रीज लाइक USA में यूज 20 वीक, ठीक है, इसको WHO 28 मानता है, लेकिन जैसे आपका USA हो गया तो वो 20 वीक ही मानते हैं। इसके बाद बेस्ड 2 तरीके का आपका होता है, बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एज और दूसरा होता है बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डेथ। तो आपका अर्ली स्टिल बर्थ मतलब 20 से 27 वीक के बीच में अगर हो रहा है तो इसको अर्ली स्टिल बर्थ कहा जाएगा। अगर लेट स्टिल बर्थ कहा जा रहा है तो वो आपका 28 वीक के बाद में होगा, लेट स्टिल बर्थ होगा। 2 तरीके का होता है, टाइप इसको जरूर याद रखिएगा स्टिल बर्थ का आपका, बेस्ड ऑन द गेस्टेशनल एज और बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डेथ। इसके बाद एंटीपार्टम स्टिल बर्थ क्या होता है? एंटीपार्टम स्टिल बर्थ अगर आपको टाइम के हिसाब से देखना है तो एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम। एंटीपार्टम जो होता है वो आपका फीटल डेथ होता है अक्योरिंग बिफोर लेबर बीइंग, यानी लेबर बिगन्स, जो आपका एंटीपार्टम होता है वो लेबर, आपका जो लेबर वाला पीरियड है उसके आने से पहले आपका अगर आ जा रहा है तो बिफोर लेबर अगर हो रहा है
तो आपका इसको कहेंगे एंटीपार्टम। इंट्रापार्टम क्या हो रहा है, फीटल की डेथ जो हो रही है ड्यूरिंग लेबर अगर हो रही है तो, या ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही है, तो इसको आपका जो होता है इंट्रापार्टम होता है। तो दो तरीके से आप इसको क्लासीफाई किया गया, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डेथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद में काज ऑफ स्टिल बर्थ क्या है, मैटरनल काज हो सकता है, फीटल काज हो सकता है, प्लेसेंटल काज हो सकता है, डिलीवरी रिलेटेड काजेज हो सकते हैं। मैटरनल काज में क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, इक्लेम्सिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती है। फीटल काज में वही कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर ट्विंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कह जाते हैं। प्लेसेंटल काज में क्या होता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, प्लेसेंटल प्रेविया हो सकता है, या कॉर्ड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है। डिलीवरी रिलेटेड में आपकी क्या आ जाता है, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है, लैक ऑफ स्किल केयर एट डिलीवरी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब ग्लोबल एंड इंडिया स्टैटिस्टिक्स में इसमें क्या है, 2023 के अकॉर्डिंग जो है आपका स्टिल बर्थ जो है 1.9 मिलियन पर ईयर, मोस्टली इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, यानी ग्लोबल में यानी 1.9 मिलियन यानी 19 लाख बच्चों का जो है मृत्यु किस वजह कैसे हो रहा है, सिर्फ स्टिल बर्थ से हो रहा है पूरे दुनिया में। इसके बाद ग्लोबल SBR में 13 यानी 1000 में 13 बच्चों की स्टिल जो है हो रही है, बर्थ हो रही है। इसके बाद इंडिया में यही केस 12 से 14 के बीच में है, ठीक। और हाई इनकम जो कंट्री है वहाँ पे 5 से भी कम है पर 1000 में। तो आज की क्लास बस इतनी सी थी, बस इतनी चीज़ें आज की क्लास में थी। बस इसका प्रिवेंशन वही चीज़ है कि एंटीनेटल केयर हो गया, सेफ डिलीवरी करवानी है, टाइमली मैनेजमेंट करना है, फीटल मॉनिटरिंग करनी है। सेम चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूवमेंट करना है, यानी मदर का न्यूट्रिशन हुआ, आयरन हुआ, ये सारी चीज़ें करने हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें थी। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि हमको इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसको भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।